खास तौर से जो आपने खाड़ी देशों के साथ आपने बात की है, जाहिर तौर पे भारत के लिए खाड़ी के देश और भारत खाड़ी देशों के लिए दोनों ही तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए द्विपक्षीय संबंधों की जब हम बात करते हैं भारत और यूएई के, वो केवल आर्थिक स्तर पे नहीं, सांस्कृतिक स्तर पे भी मजबूत हो रहे हैं। स्वर्ण सिंह जी, इस संयुक्त जो आयोग की बैठक हुई है उसमें एक महत्वपूर्ण समझौता जो है वो सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना करने का है। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल ठीक कहा मनोज आपने कि जैसा अभी एम्बेसडर श्रीवास्तव ने भी कहा कि बहुत बड़ी संख्या में भारतीय लोग पूरे मध्य पूर्व एशिया में, या फिर हम उसको पश्चिमी एशिया कहते हैं, वहाँ के देशों में रहते हैं और यहाँ संयुक्त अरब अमीरात में भी रहते हैं जी। तो उनको हमेशा अपने देश से जुड़े रहने का एक जो आयाम है वो तैयार करने की एक कोशिश है कि भारतीय जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस है, उन्होंने वहाँ एक इस तरह की संधि पर हस्ताक्षर किए कि भारतीय संस्कृति को वहाँ पनपने के लिए कुछ तौर तरीके अपनाए जाएं, बनाए जाएं, उनको वो सहूलतें दी जाएं। जी। उसके साथ साथ एक और समझौता वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पर भी हुआ है। जी। और भारत के जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ संबंध हैं वो अपने आप में बहुत ही अलग हैं या यूनिक कह सकते हैं, ये समझना शायद ज़रूरी होगा। यदि आप जो बड़े संगठन हैं जैसे यूरोपियन यूनियन है या दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान है, इनको हटाकर केवल देशों के नज़रिए से भारत के व्यापार को देखें तो चीन और अमेरिका के बाद ये यूएई का सबसे बड़ा हमारे साथ जो आर्थिक साझेदारी है व्यापार की, वो ये दिखाती है कि किस तरह से हमारे जो संबंध हैं वो यूएई के साथ बहुत ही अलग तरह के हैं। दूसरा जो है वो वहाँ का परिप्रेक्ष्य बड़ा महत्वपूर्ण है। आपने खुद जिक्र भी किया कि वहाँ की जो भू राजनीति है एक तरह से पूरा उसमें बदलाव नजर आता है जी। और उस बदलाव में भी यूएई का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक उसी के चलते भारत को अमेरिका ने, जो आपने सुना होगा, एक I2U2 मतलब चतुर्कोणीय एक 4 देशों का छोटा संगठन बनाया है जिसमें इजराइल, यूएई पश्चिमी एशिया से हैं और अमेरिका और भारत उससे जुड़े हुए हैं। तो भारत की बढ़ती हुई साख की मान्यता ही है ये एक तरह से कि आज भारत को वहाँ के सभी देश अपना मित्र देश मानते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, यूएई हो, इजराइल हो, जो अक्सर आपस में उनका तालमेल अच्छा नहीं है पर सभी का तालमेल भारत से अच्छा है। जी। तो उसमें यूएई के साथ बड़ी तेजी से परिवर्तन आया है, भारत का व्यापार तेजी से बढ़ा है, यूएई का निवेश भारत में तेजी से बढ़ रहा है। और छोटी सी आखिरी बात जोड़ दूंगा मैं यहाँ, ये जो सर्वव्यापी महामारी हुई है पिछले 2 साल से ज्यादा, 3 साल भी कह सकते हैं जी। और हाल ही के 6 महीनों में जो यूक्रेन समस्या सामने आई है उससे कई नई चुनौतियां तो बनी हैं पर अवसर भी सामने आए हैं। और उसमें देखिए कि भारत हमेशा निर्भर रहा है यहाँ से तेल का आयात करने को, पर आज भारत शायद खाद्य अन्नों की भी वहाँ निर्यात करने के लिए एक देश देखा जा रहा है। तो वो चाहे फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, नई तरह से रिश्ते जब जुड़ रहे हैं भारत के इन देशों के साथ, तो उसमें सबसे अग्रण, सबसे आगे भारत के संबंध ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ हैं। उसी के चलते अभी कहा गया कि अगले 5 सालों में वो $100 अरब तक अपने व्यापार को पहुंचाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये संबंध एक तरह से गेटवे कह सकते हैं, ये रास्ता खोलते हैं पूरे बड़े क्षेत्र के साथ जुड़ने का भारत के, तो इसलिए ये जो अभी बैठक हुई, जाहिर है कि उससे उम्मीदें, अपेक्षाएं बढ़ती हैं और उनकी जिम्मेदारी भी एक तरह से बढ़ जाती है। तो कुछ चीज़ों पर हस्ताक्षर हुए हैं, कुछ नई समझ बनी है इससे। तो मुझे लगता है कि ये लगातार जो रिश्ते भारत के हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ, मुझे लगता है वो हमेशा बदलाव का एक तरह से केंद्र बिंदु बने रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राज के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खासतौर से अगर पेट्रोलियम की बात मैं करूं, तेल की बात मैं करूं, भारत की जो अर्थव्यवस्था है तेल पे बहुत कुछ निर्भर करती है और जो यूएई के साथ संबंध हैं उसमें ऊर्जा और तेल जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो भी शामिल रहे हैं रिश्तों में। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, खासतौर से भारत के आर्थिक लिहाज से और रिश्तों के लिहाज से? देखिए, भारत बहुत ज्यादा निर्भर करता है ऑयल और गैस के ऊपर, जिसकी वजह से इन सब पश्चिमी एशिया के देशों के ऊपर।
और ऑयल और गैस ऐसा माना जाता है कि एक हद के बाद वो जो उनका रिजर्व्स है वो खत्म हो सकता है। इसलिए ये देश भी लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि दूसरे कुछ तरीके भी होने चाहिए वहां की समृद्धि को और वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए। ठीक इसी के चलते आप देखें कि यूएई आज भारत में रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी को बढ़ाने के लिए, उसमें शोध और उसको तैयार करने के लिए शायद 33 करोड़ अरब डॉलर की एक निवेश की बात गुजरात में हो रही है। जी। तो उनकी भी लगातार कोशिश है कि चाहे वो क्रूड ऑयल की रिफाइनमेंट की टेक्नोलॉजी हो या उनकी जो टेक्निक है उसमें निवेश करें या रिन्यूएबल में निवेश करें। और भारत तो चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें और कुछ पिछले सालों में खासकर सोलर एनर्जी की बात करें और इस तरह से जितने भी हमने अपने एक तरह से टारगेट रखे हैं भारत में कि धीरे धीरे वो हाइड्रोकार्बन से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ेगा, तो उस नजरिए से इन देशों को और खासकर यूएई को आप देखें, यूएई भी न्यूक्लियर एनर्जी में विश्वास रखता है और दूसरी तरह के रिन्यूएबल एनर्जी में विश्वास रखता है। तो भारत उनका एक बहुत अच्छा साझेदार बन जाता है एक तरह से। तो निर्भरता एक तरह से हमेशा से रही है, वो एक नजरिया है कि वहां से गैस का आयात होता है और उसके अलावा आने वाले समय में जो ऊर्जा के उत्पाद होने की जो सोच है उसमें भी दोनों देश आपस में साझेदारी बनाना चाहते हैं। और जाहिर है कि उनके पास से वित्तीय निवेश हो सकता है, कुछ हद तक तकनीक का भी हस्तांतरण हो सकता है, पर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें भारत की तकनीक भी वहां पहुंचाई जा सकती है। तो ऊर्जा एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, ना केवल भारत के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रही है क्योंकि भारत निर्भर है आयात पर इन देशों के लिए भी ये सोचना जरूरी होगा कि जो हाइड्रोकार्बन्स के बाद का समय आने वाला है या हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि वो इतना प्रदूषण करते हैं, तो दूसरे जो तरह के साधन हैं ऊर्जा के उसमें किस तरह से भारत से उनका तालमेल बनेगा, इसको लेकर मुझे लगता है कि आने वाले समय को लेकर ऊर्जा के किस तरह से उत्पादन को आगे बढ़ाना है, ये भी उनके एक तरह से जो एजेंडा है उसमें शामिल हो चुका है। उस पर बातचीत होती है, निवेश उनका बढ़ना शुरू हो गया है भारत में। और मुझे लगता है कि एक भारत सबसे बड़ी एक आकर्षण का केंद्र इसलिए भी है कि दुनिया भर में ये माना जा रहा है कि आने वाले 25 वर्षों में जो प्रधानमंत्री अब अमृत काल की बात करते हैं, जब 100 वर्ष होंगे भारत की आजादी को, तो भारत शायद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा तब तक। जी। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो बनने जा रहा है, जाहिर है कि बहुत से देश उससे धीरे धीरे जुड़ना चाहेंगे क्योंकि अब आर्थिक जो ताकत है देश की उसको राष्ट्रीय शक्ति में बहुत बड़ा एक तरह से उसको हिस्सा माना जाता है। अब केवल सैन्य शक्ति पर विश्वास नहीं है, समृद्धि भी जरूरी है अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए। तो उस नजरिए से भी जिस तरह से भारत का भविष्य में उदय होने की बात होती है, उस नजरिए से भी मुझे लगता है कि ये सब देश धीरे धीरे भारत से जुड़ना चाहते हैं। और यूएई एक तरह से कहा जाए कि मध्यस्थता करने में सक्षम है पूरे इस क्षेत्र में, जैसे सऊदी अरेबिया एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, इजराइल दूसरी तरफ है। यूएई अक्सर एक तरह से माना जाता है कि वो मध्यस्थता करने में अच्छा है, इसीलिए जो अभी बात आपने पूछी थी कि I2U2 की एक गठन हुआ है उसमें यूएई को लिया गया है। और धीरे धीरे अब्राहम अकॉर्ड के साथ साथ देखें कि वहां भी तालमेल जो आपस में है देशों के, उनको सुधारने की लगातार कोशिश हो रही है। और जैसा हमने कहा कि भारत की मान्यता वहां बढ़ती जा रही है। तो इस सब के चलते मुझे लगता है कि ये खास जो चुने गए हैं कुछ क्षेत्र यहाँ, इनको लगता है कि चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, और बड़ी दिलचस्प बात कि इस बैठक में फिनटेक की बात होती है, एजुटेक की बात होती है, एग्रीटेक की बात होती है, हेल्थ टेक की बात होती है। मतलब ये कि भविष्य में तकनीक का कितना ज्यादा मिश्रण होने वाला है सभी कार्यक्रमों में। इस सोच को लेकर भी मुझे लगता है कि दोनों देश चाहते हैं कि पहले से ही अपनी तैयारी शुरू करें ताकि इसकी साझेदारी का कुछ अच्छा असर निकले। जाहिर सी बात है।